हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू की जगह द स्पीकिंग ट्री से एक आर्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं। स्पीकिंग ट्री पब्लिश होता है इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इसमें पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स काफ़ी मुश्किल होते हैं पढ़ने में, बहुत सारी लर्निंग के साथ। नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं एग्जाम्स के, और आप देखोगे हर एग्जाम में अब जो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है वो सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के सेक्शन में। तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन को जितना डाइवर्सिफाई कर सकें उतना अच्छा है। अलग अलग सोर्सेज से हमें अपनी रीडिंग करनी चाहिए। अब ये क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं क्विज दिखा रहा हूँ आज का। सिर्फ आर्टिकल ट्रांसलेट नहीं करना है, साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैब पे भी ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चंस कुछ आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस इनके क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, एक ट्राई आप इनको भी दे सकते हैं। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे द टू स्पिरिट्स बैरिड इन अस। कह रहे दो स्पिरिट्स हैं। स्पिरिट का मतलब होता है रूह, यानी कि आत्मा, ठीक है, इसको सोल भी बोलते हैं, सोल। कह रहे दो सोल्स हैं, दो आत्माएं हैं जो बैरिड हैं, जो दफन है हमारे अंदर। बैरिड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बैरी की गई है अंदर, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बन के आपको बता रहा है। इसको हिडन या कंसील्ड भी बोलते हैं, दफन होने वाली चीज़ को। बैरी का मतलब समझते हैं ना, दफन करना, किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ना। अब ये स्पिरिट नाम के वर्ड पे भी नज़र डाल दो जल्दी से। देखो, स्पिरिट नाम के वर्ड के तीन मीनिंग होते हैं इंग्लिश में। पहला मीनिंग होता है सोल यानी आत्मा, दूसरा मीनिंग होता है एल्कोहलिक ड्रिंक, और तीसरा मीनिंग होता है एनकरेजमेंट यानी कि आत्मविश्वास, किसी को बढ़ावा। अगर आप स्पिरिट बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब आत्मा भी है, इसका मतलब शराब भी है, और स्पिरिट जो है, अगर किसी की स्पिरिट्स अच्छी हैं तो मतलब उस आदमी में कॉन्फिडेंस अच्छा है ना। किसी को स्पिरिट दे रहे हो तो उसको एनकरेजमेंट दे रहे हो। तो तीनों ही तरीके से यूज होने वाला वर्ड है। आज पहला वाला मीनिंग इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। टाइटल पैराग्राफ में दो मिस्टेक्स हैं, अगर आप ढूंढ के बता सको तो मुझे बताना। कह रहा है इफ वी विल डाइव इनटू द डेप्थ्स विद इन आवरसेल्फ वी विल रियलाइज दैट आवर लोअर सेल्फ इज नथिंग बट द स्पेक ऑफ अ स्पेक। कह रहा है अगर हम डाइव इनटू करेंगे, देखिए डाइव और एक वर्ड है प्लंज, इन दोनों का मतलब होता है गोता लगाना। कह रहा है अगर हम डाइव इनटू करेंगे या प्लंज इनटू करेंगे, इनटू लगा के बताएंगे किसमें गोता लगाना है। तो अगर अंदर घुसेंगे, गोता लगाएंगे उन गहराइयों में, उन डेप्थ्स में जो है हमारे ही अंदर, विद इन आवरसेल्फ। तो अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो होगा क्या, वी विल रियलाइज, हम इस चीज़ का एहसास लेंगे, इसको रियलाइज करेंगे। और दैट वो ये कि हमारा जो लोअर सेल्फ है, लोअर सेल्फ मतलब हमारी वो वाली स्पिरिट, हमारा वो वाला रूप जो लोअर वाला है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसमें, समझ गए ना, जिसमें गुस्सा है, क्रोध है, काम वासना है, इस तरह का जो लोअर सेल्फ है वो और कुछ भी नहीं है, नथिंग बट। नथिंग बट का मतलब है और कुछ भी नहीं। और क्या है वो, है स्पेक ऑफ द स्पेक ऑफ ए स्पेक। देखिए स्पेक का मतलब होता है छोटा सा बिंदु। कह रहा है वो एक छोटे से बिंदु के भी बिंदु का भी बिंदु है। आ रही है बात समझ में? अगर अपने अंदर गोता लगाया और अपने अंदर मेडिटेट करके आपने देखा तो आपको यह पता लग जाएगा जो आपका बुराइयों वाला रूप है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो एक छोटे से स्पेक यानी बिंदु के अंदर भी बिंदु का भी एक बिंदु है। आपका 99% मेजोरिटी पोर्शन जो है वो बड़ा अच्छा है, अगर आप उसको सही तरीके से तराशना जान गए तो। आगे बात समझ में? चलो, थोड़ा सा फिलोसफिकल आर्टिकल है पर पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे आर्टिकल्स में भी मज़ा आना चाहिए आपको। अब इस जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते हैं। दो कमियां हैं इसमें आपको निकालनी है। देखो वी की वर्ब है विल डाइव, डाइव इनटू मतलब गोता लगाना। गोते के लिए दूसरा वर्ड कौन सा होता है, प्लंज करना, ठीक है। दूसरी वी है, इसकी वर्ब है विल रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, किसी चीज़ की अनुभूति या एहसास होना। लोअर सेल्फ की वर्ब है इज। नथिंग बट का मतलब होता है और कुछ भी नहीं। क्या होता है, और कुछ भी नहीं। यूज करके दिखाऊं, ये एक एडवर्ब होती है। वी आर नथिंग बट द टोटल प्रोडक्ट ऑफ आवर लाइफ टाइम एक्शंस। हम हैं कुछ भी नहीं और, वी आर नथिंग बट, अच्छा किसके अलावा, उस टोटल प्रोडक्ट के जो है हमारे ज़िंदगी भर के एक्शंस का। तो पूरे ज़िंदगी भर के एक्शंस को अगर एक साथ रख दें, एक ढेरी बना दें, बस हम वही हैं। आ रही बात समझ में? तो नथिंग बट को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करोगे, जितना लिखोगे पढ़ोगे उतने दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। अब देखो जो एरर्स जिसको मिल गई अच्छी बात है, नहीं मिली तो फटाफट अब एरर्स अपने पकड़ेंगे। पहली एरर है सिंपल वाली, जो सबको मिल चुकी होगी मेरे ख्याल से। इफ़ के और व्हेन के साथ में अगर कंडीशनल बना हो तो वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ किया जाता है, या यूँ कह दीजिए वर्ब का बेस फॉर्म भी नहीं बोलूँगा मैं, या लिख दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। लिख दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है।
इनके साथ में कभी भी वर्ब की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज नहीं करना है, ठीक है, इफ और व्हेन के साथ में। जैसे इफ इट विल रेन टुडे वी विल पोस्टपोन द पिकनिक। अगर आज बारिश हुई, इफ इट विल रेन, अगर आज बारिश हुई तो हम अपनी पिकनिक को पोस्टपोन कर देंगे। देखो बारिश अभी होनी बाकी है, फ्यूचर में होगी, तो विल रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूल ये कहता है जब कंडीशनल बनाया गया हो, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है ना। जब कंडीशनल बनाया गया हो और इफ लगाया गया हो तो उसके साथ में इस तरीके से आप विल रेन नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ जो है ये एक इमेजिनरी कंडीशन को बता रहा है और फ्यूचर टेंस भी तो इमेजिनरी ही होता है, तो दो इमेजिनरी कंडीशंस को कंबाइन नहीं किया जाता। इसलिए आप यहाँ पे विल रेन की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट को लगाएं, आप लिखें इफ इट रेन्स टुडे। वैसे ही when the need will arise we will be available for help। जब जरूरत आन पड़ेगी when the need will arise तो हम अवेलेबल होंगे हेल्प के लिए। अगेन कंडीशनल है, when के साथ में फ्यूचर टेंस आ रहा है, गलत किया हुआ आपने, यहाँ पे लिखें need arises, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस बना दूंगा, will को निकाल के पीछे s लगा दूंगा। तो ये पहला रूल है। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये जानबूझ के गलती मैंने की है, एक्चुअली में आर्टिकल तो सही लिखा हुआ था, यहाँ पे विल डाइव गलत होगा, आप यहाँ लिखेंगे इफ वी डाइव इनटू, ऐसा। मिल गई पहली एरर। चलो अब दूसरी एरर थोड़ी एडवांस्ड है, बताना कितने लोगों को मिली थी। दूसरी एरर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश में, आई वी यू, ही शी दे और इट्स। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, ही मतलब कोई आदमी, शी मतलब कोई औरत, दे मतलब एक से ज़्यादा लोग, चाहे आदमी हो, चाहे औरतें हो, चाहे सामान हो। दे जो है प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो। और इट होता है इनएनिमेट चीज़ों के लिए, जैसे किताब है, सोफ़ा है, जो सिंगुलर हो उसके लिए इट यूज़ करते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये है इनके सब्जेक्टिव केस। इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, देम, और इट का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, यानी इट का इट ही होता है, ऐसा समझ लो। अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सबको आना चाहिए। सब्जेक्ट की जगह यूज़ होंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज़ होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होंगे। अब इनका एक पॉजेसिव केस भी होता है। आई का होता है माई, यानी कि मेरा, माई ड्रीम, माई कॉलेज, माई एग्जाम, है ना। वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर और इट का इट्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, इनका एक रिफ्लेक्सिव केस भी होता है। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इनके सबके आगे आपको सेल्फ लगाते जाना है। आई है ना, इसके पॉजेसिव के आगे सेल्फ लगाओगे तो बन जाएगा माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव। वी के पॉजेसिव के आगे सेल्फ लगाओगे तो आवर सेल्फ, वी का पॉजेसिव। यू के आगे लगाओगे तो योर सेल्फ, ही के आगे लगाओगे तो हिज सेल्फ, है ना, ऐसा ही होगा ना। ध्यान ये देना, सबसे पहली गलती ये है, ये जो आप लगा रहे हो ना पॉजेसिव के आगे सेल्फ, ये सिर्फ इन्हीं केस में लगेगा फर्स्ट पर्सन के। थर्ड पर्सन के केस में आपको क्या करना है, हिज की जगह लिखना है हिमसेल्फ। हुआ क्या, यहाँ पे तो योर सेल्फ लिख दिया, यहाँ पे तो और सेल्फ लिख दिया, यहाँ पे तो माई सेल्फ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हिज सेल्फ नहीं, यहाँ पे आएगा हिम सेल्फ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के आगे सेल्फ लगेगा। थर्ड पर्सन के साथ ऐसा ही होता है, ही, शी और दे के साथ। तो शी के साथ भी वही होगा, हर सेल्फ, दे के साथ भी होगा देम सेल्फ, ठीक है ना। देयर सेल्फ नहीं, देम सेल्फ लिख दो यहाँ पे, देम सेल्फ्स, देम, और यहाँ पे हर, यहाँ पे हिम, और इट के साथ में इट सेल्फ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो आई अकेला होता है यानी सिंगुलर होता है, तो आई के साथ में तो माई सेल्फ, वी के साथ में आवर सेल्फ आएगा। वी में तो एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो सेल्फ नहीं, यहाँ पे सेल्फ लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ही के साथ में हिमसेल्फ, शी के साथ में हर सेल्फ, लेकिन दे के साथ में आएगा देम सेल्व्स। दे तो प्लूरल है, तो प्लूरल वालों के साथ में सेल्फ लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वालों के साथ में ही सेल्फ आएगा। तो ये गलती भी आपको पकड़नी है। लास्ट में यू जो होता है ना, वो एक आदमी के लिए भी होता है और एक से ज़्यादा के लिए भी होता है। मान लीजिए आप 5 लोग हैं तब भी मैं यू बोलूँगा, यू 5 पीपल। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं तब भी मैं यू बोलूँगा, यू, जो भी आपका नाम है। तो यू के साथ में सेल्फ भी आता है, सेल्फ्स भी आता है। आपको चेक करना है कितने लोग हैं। अगर सेल्फ लगाया गया है तो मतलब प्लूरल की बात हो रही है, सेल्फ लगाया गया तो ऑफ कोर्स सिंगुलर की बात हो रही है। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। आई बॉट अ डिनर फॉर मी, मैंने खरीदा एक डिनर को मेरे लिए, या लिख दूँ अ डिनर बॉक्स फॉर मी, ठीक है। आई बॉट अ डिनर बॉक्स फॉर मी। रूल ये कहता है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो एक सेंटेंस में, एक ही आदमी के लिए आए हों, तो आप रिफ्लेक्सिव को यूज़ करेंगे। देखो आई आएगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट है, मी आएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है फॉर प्रीपोजिशन का, लेकिन मैंने मेरे लिए ही खरीदा है, सब्जेक्ट भी मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे मी नहीं लिख सकता। अब मुझे लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, मैं लिखूंगा माई सेल्फ। आ रहा है रूल समझ में।
जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाएं, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। वैसे यू शुड ब्लेम यू फॉर योर मिस्टेक्स, आपको ब्लेम करना चाहिए अपने आप को अपनी मिस्टेक्स के लिए। अगर अपने आप को करोगे तो यू शुड ब्लेम योर सेल्फ फॉर योर मिस्टेक्स। और वैसे ही वी शुड नेवर हर्ट अस विद नेगेटिव थिंकिंग, हमें कभी अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए नेगेटिव थिंकिंग से। हर्ट करने वाले भी हमें, होने वाले भी हमें, तो यहाँ पे अस नहीं आप लिखेंगे आवर सेल्व्स। याद रखना सेल्व्स आएगा इस केस में क्योंकि प्लूरल है। बस यही गलती यहाँ पे हुई है इससे। ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है यहाँ पे लगाया विद इन के बाद में और सेल्फ नहीं, यहाँ पे होना चाहिए और सेल्व्स। ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बता देता तो आपको आधा समझ में आता, पूरा आपको अच्छे से आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही उसी के ये एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक आपको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। बुक की एक ही खूबी है, सारे एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है, अफोर्डेबल। 45,000 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसमें एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पैकेज में सारे एग्जाम्स कंबाइंड है। अब ये सारे मॉक टेस्ट तकरीबन 41,000 हो चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 599 में। लेकिन याद रखें इस पे आपको मिलता है एडिशनल ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YD10। कोड को यूज़ करने से 1 साल का मॉक टेस्ट पैक आपको मिलता है 360 में और 3 साल का आपको मिलता है 540 में। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, कोड लगा के फ़ायदा ज़रूर उठाएं। चलो जी आ जाओ वोकैब शीट पे। पहला वर्ड है मटीरियलाइज, नेक्स्ट है इनविंसिबल, यूफोरिया, रैनकोर, एस्ट्रे। 1-2 नए हैं, 2-3 पुराने हैं। देखिए मटीरियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का मटीरियल यानी कि रियल बन जाना, किसी ख्वाब का साकार हो जाना, है ना, साकार होने को बोलते हैं मटीरियलाइज होना। इसको रियलाइज और मैनिफेस्ट भी बोलते हैं। आज मटीरियलाइज भी आएगा और रियलाइज भी आर्टिकल में देखेंगे। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मटीरियलाइज्ड और रियलाइज्ड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसके आज़ाद या इंडिपेंडेंट होने का जो सपना था वो साकार हो गया, मटीरियलाइज या रियलाइज हो गया जॉब में सिलेक्शन के साथ ही। ये वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। अगला वर्ड है इनविंसिबल। 1 वर्ड है। इनविंसिबल का मतलब है जिसको जीता ना जा सके, जिससे आप जीत ना सको, ठीक है। अनडिफीटेबल हो या अनबीटेबल हो। अब जिससे आप जीत ना सको ना उसके और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे अनअसेलेबल जिस पे हमला ना बोल सको, इनडोमिटेबल जिसको डोमिनेट ना कर सको, और इनडिस्ट्रक्टिबल जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, है ना। नहीं जीत सकोगे तो ना डिस्ट्रॉय कर पाओगे, ना डोमिनेट कर पाओगे, ना अटैक कर पाओगे। तो मिलते जुलते से वर्ड है। आज इनडिस्ट्रक्टिबल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसी चीज़ जिसका जो नश्वर बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक रिसेशंस हैव द पावर टू ब्रिंग डाउन इवन इनविंसिबल कंपनीज। इकोनॉमिक रिसेशन जो है, आर्थिक मंदियां हैं, उनमें पावर होती है गिरा देने की, ब्रिंग डाउन कर देने की, अजय यानी कि इनविंसिबल कंपनीज को भी। नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया। बहुत बार हो चुका है वर्ड। परमानंद को बोलते हैं यूफोरिया, द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय को। यूफोरिया को एक्सटेसी, इलेशन, ब्लिस, एक्सल्टेशन और रैप्चर भी बोलते हैं। आज ब्लिस नाम का सिनोनिम आर्टिकल में आने वाला है। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉड अ टाइड ऑफ यूफोरिया या ब्लिस फॉर द फैंस। जो वर्ल्ड कप में जीत थी वो परमानंद को, ब्लिस को या यूफोरिया को लेकर के आई फैंस के लिए, टीम के। एक और वर्ड है रैनकर। बहुत ही अच्छा वर्ड है। रैनकर का मतलब होता है किसी के लिए घृणा, या इसको मैं बोल दूं कड़वाहट, अगर हिंदी में बोलूं तो। गुस्सा और कड़वाहट होती है ना आपके मन में, उसको बोलते हैं रैनकर। रैनकर को एनिमोसिटी, बिटरनेस और रिसेंटमेंट भी बोलते हैं। रिसेंटमेंट नाम का सिनोनिम आर्टिकल में आज आप देखेंगे। द रैनकर बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट और गुस्सा है दोनों परिवारों के बीच में, उसने उन दोनों को कीप देम फ्रॉम किया है। कीप देम फ्रॉम करना मतलब इस चीज़ से दूर रखना, और किस चीज़ से, बात करने से, टॉक करने से एक दूसरे से पिछले कई दशकों से। तो ये वर्ड समझ गए, रिसेंटमेंट आएगा। लास्ट वर्ड है एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है पथ से भटका हुआ। इसको भटका हुआ ही समझ लो ना, भटका हुआ या भटका देना किसी को, एडवर्ब फॉर्म में यूज किया जाता है। सम स्मार्टफोन एडिक्शन हैज़ लेड मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर्स एस्ट्रे। स्मार्टफोन की जो लत है उसने ज़्यादातर यंगस्टर्स को भटका दिया है, एस्ट्रे कर दिया है। आगे बात समझ में। तो एस्ट्रे नाम का वर्ड भटके हुए के लिए होता है, आज आर्टिकल में आने वाला है। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारे 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है गुड फॉर्म और एक होती है बैड फॉर्म। गुड फॉर्म में हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। बैड फॉर्म में हम हो जाते हैं बुरे। हमारे अंदर एंगर होता है, दूसरों के लिए लस्ट होती है। लस्ट का मतलब है काम वासना, है ना, दूसरी औरतों और आदमियों के लिए। और हमारे अंदर बहुत सारी कड़वाहट यानी कि रैनकर भी होता है।
अब हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये बैड फॉर्म जो है ना आजकल हम पे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आजकल के समाज में। लेकिन अगर आप अपने अंदर घुस गए, और घुसोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा ये बैड तो बहुत छोटा वाला फॉर्म है, ये तो स्पेक ऑफ ए स्पेक ऑफ ए स्पेक है, एक बिंदु के भी बिंदु का भी बिंदु है। इसको बड़ा इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी अच्छी फॉर्म को बाहर निकाल सकते हैं। बस कोशिश करनी है कैसे? मेडिटेट करके अपने अंदर झांकने की। आज इसकी यही समरी है, फिलोसफिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल्स की यही टोन होती है। शुरू करें आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा आपको पढ़ने में। कह रहा है विद इन ईच वन ऑफ अस देयर आर टू सेल्स। कह रहा है विद इन मतलब अंदर, और ईच वन ऑफ मतलब हर एक के। कह रहा है हम में से हर एक के अंदर दो सेल्फ्स हैं। सेल्फ का मतलब है खुद, तो दो है तो मतलब सेल्फ की जगह लिख दिया हमने सेल्फ्स। तो हमारी दो आत्माएं हैं, दो सेल्फ्स हैं हमारे अंदर। अब कौन कौन से हैं ये यहाँ पे बता रहा है कॉलम लगा के। कह रहा है द लोअर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ। एक तो गिरी हुई आत्मा है और एक चढ़ी हुई आत्मा है, एक तो खराब आत्मा है और एक बहुत ही तेजस्वी आत्मा है, ऐसा समझ लो। आगे बात समझ में। सेल्फ्स की वर्ब है आर, विद इन से सेंटेंस शुरू हुआ है, विद इन एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ईच वन ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अस। देयर एक क्या है? डमी सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा जाता है, इसलिए आर के बाद में सेल्फ्स को रखा गया है। ठीक है ना, एक्चुअल में आर है वर्ब, इसको मैं कलर दे देता हूँ पिंक, जस्ट ए सेकेंड मुझे देना। और सेल्फ्स है आपका ग्रीन कलर में सब्जेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों के बारे में बताएगा। कह रहा है द लोअर सेल्फ इज द सेल्फ ऑफ पैशन एंड प्राइड। जो हमारा गिरा हुआ रूप है, निचला रूप है लोअर सेल्फ, वो वाला सेल्फ है जिसमें पैशन और प्राइड है, जिसमें बहुत इमोशंस है और बड़ा घमंड है। पैशन मतलब इमोशन, प्राइड मतलब घमंड। और क्या है इसमें काम वासना है, लस्ट है, और इसमें हेट्रेड है, दूसरों के लिए नफरत है। इसमें ग्रीड भी है, लालच भी है, और इसमें रिसेंटमेंट यानी कि कड़वाहट भी है। रिसेंटमेंट याद है ना, रैनकर का सिनोनिम है रिसेंटमेंट, रैनकर। और साथ में इसके लिए इसमें इल विल भी है, लोगों के लिए बुरी भावना भी है, इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए। और साथ में इसके अंदर थोड़ी जेलेसी और एनवे भी रहता है। जेलेसी का मतलब होता है जलन, और कैसे कोई आदमी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन होने लगी, ये जेलसी है। और एनवे का मतलब होता है वो वाली जलन जो किसी चीज़ के लिए हो, जैसे पड़ोसी के पास कार है और उसकी कार के लिए जो आपके पास जलन है ना कि इसकी कार मेरे पास आ जाए या ऐसी कार मेरे पास हो, तो ये आपकी एनवे है ना। जेलसी और एनवे में यही फर्क है। अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। लोअर सेल्फ की वर्ब है इज, लस्ट आप जानते हैं, हेट्रेड नफरत, ग्रीड मतलब लालच। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है ग्रीड के लिए, एवरिस। ठीक है, और इसी से एक वर्ड बनता है एवरिशियस। एवरिस का मतलब है लालच, एवरिशियस मतलब बहुत ज़्यादा लालची आदमी। रिसेंटमेंट कड़वाहट, इलविल मतलब बुरी भावना, ये दोनों आप देख चुके हो। कह रहा है मैनी ऑफ अस आइडेंटिफाई आवर सेल्स विद दिस लोअर सेल्फ ऑफ पैशन। कह रहा है हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना, मैनी ऑफ अस, वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, पहचानते हैं। और कैसे? इस लोअर सेल्फ के साथ में जो भरा हुआ है इमोशंस और पैशंस के साथ में। तो हम अपने उसी रूप को जानते हैं जिसमें बड़ी सारी ये गंदी गंदी चीज़ें हैं, अच्छे वाले रूप को हमने कभी आइडेंटिफाई किया ही नहीं। मैनी की वर्ब है आइडेंटिफाई, आवर सेल्स आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैनी ऑफ अस जो है खुद को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए आवर सेल्स, पीछे सेल्स लगेगा क्योंकि आवर प्लूरल है। करेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ईगो सेल्फ विच सिट्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। कह रहे ये जो है ना हमारा ये लोअर सेल्फ, ये हमारा ईगो सेल्फ भी है, इसको ईगो सेल्फ भी बोला जाता है। कह रहा है ये वो सेल्फ है जो सिट करता है, बैठता है दहलीज पे, थ्रेशोल्ड पे, हमारी कॉन्शियसनेस के, हमारी चेतना के। इसके बिल्कुल दहलीज अगर पार करोगे ना तो आप चैतन्य हो जाओगे। अपने इस फॉर्म से बाहर जैसे ही निकलोगे, अंदर दूसरी फॉर्म में जाओगे तो आपको कॉन्शियसनेस और ज़्यादा आने लगेगी। इट की वर्ब है इज कॉल्ड, पैसिव वॉइस में। विच की वर्ब है सिट्स, विच आया है ईगो सेल्फ के लिए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वर्ज, यानी कि दहलीज, है ना। वर्ज ब्रिंग भी बोल सकते हैं इसको। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, इसको अवेयरनेस भी बोलते हैं, माइंडफुलनेस भी बोलते हैं और कॉग्निजेंस भी बोलते हैं। चेतना समझते हो ना, हर चीज़ का आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लगेगा तो आप थोड़े थोड़े चेतन होने लगेंगे। चलो, ये इग्नोरेंस का बिल्कुल उल्टा है कॉन्शियसनेस। कह रहा है इट ऑल्सो कैचेज अस, कैप्चर्स आवर अटेंशन एंड लीड्स अस एस्ट्रे ऑन द पैथ ऑफ इविल एंड नेगेटिविटी। कह रहा है यही लोअर सेल्फ जिससे हम पहचानते हैं खुद को, ये हमें पकड़ भी लेता है, हमारी अटेंशन को ग्रैब भी करता है, कैप्चर भी करता है, और साथ ही साथ हमें लीड करता है भटकाते हुए पाथ पे, एस्ट्रे पे। और वो पाथ है, रास्ता है बुराई का और नेगेटिविटी का, नकारात्मक चीज़ों का। इट की वर्ब है अगेन, इट किसके लिए है? लोअर सेल्फ के लिए। कैचेज, कैप्चर्स एंड लीड्स। लीड एस्ट्रे का मतलब किसी को भटकाना, किसी के पाथ से उसको डेविएट करवा देना, अवे फ्रॉम द राइट पाथ। चलो, कह रहा है ट्रैप्ड इन इट्स पावर वी आर स्ट्रगलिंग इन द डार्कनेस दैट इज आवर ओन शैडो। कह रहा है इसकी पावर में ट्रैप्ड होकर के, ट्रैप्ड यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
कह रहा है हम जो लोग हैं ना, अब ये हम ही ट्रैप्ड हैं, वी के लिए ही आया है ट्रैप्ड। कह रहा है ट्रैप्ड होकर के इसकी पावर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर। और ये अंधेरा कौन सा है? ये वो अंधेरा है जो हमारी खुद की ही परछाई है, कहीं और से नहीं आया, ये हमारा ही लोअर सेल्फ है, हमारे अंदर से ही हम इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। वी की वर्ब आर स्ट्रगलिंग, दैट की वर्ब इज ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है या नाउन है जिसके पहले हमेशा आपको पॉजेसिव लगाना है। आज इस रूल को अपने फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं, फटाफट आपको छोटा सा मैं बता देता हूँ, है ना। ऑन एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है, इसके पहले हमेशा पॉजेसिव लगेगा। माई ऑन, योर ऑन, हर ऑन, देयर ऑन, आवर ऑन, इस तरीके से। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब लोअर सेल्फ से कैसे बचना है? कह रहा है द लोअर सेल्फ में डोमिनेट अस ऑफन। कह रहा है हो सकता है लोअर सेल्फ हमें बार बार डोमिनेट करे। कह रहा है बट इट इज़ अ टाइनी पैथेटिक थिंग, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही पैथेटिक सी चीज़ है। पैथेटिक का मतलब होता है वाहियात, है ना। इसको आप दया की पात्र भी बोल सकते हैं। इस पे दया आनी चाहिए आपको, ये इतना कमज़ोर है, आप इससे बड़ा इजीली निपट सकते हो। इस पे दया आने लगेगी आपको जब आप इससे एक दिन निपटने लगोगे। पैथेटिक का मतलब वाहियात या दया का पात्र, सैड, सॉरी या मिजरेबल। कह रहा है व्हेन वी सिट इन मेडिटेशन और डाइव इनटू द डेप्थ्स विद इन आवरसेल्व्स वी विल रियलाइज। कह रहा है जब हम सिट करते हैं मेडिटेशन में और डाइव इनटू करते हैं, गोता लगाते हैं गहराइयों में, और कौन सी गहराइयाँ? हमारे ही अंदर, विद इन आवरसेल्व्स। तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, एहसास करेंगे इस चीज़ को, और क्या फील करेंगे? दैट वो ये दिस लोअर सेल्फ इज नथिंग बट द स्पेक ऑफ अ स्पेक। ये जो बुरा फॉर्म है हमारा, ये और कुछ भी नहीं है, नथिंग बट, और कुछ भी नहीं है, एक बिंदु के भी बिंदु का भी बिंदु है। इसका फॉर्म, इसका आकार बहुत छोटा है, इससे निपटना बहुत आसान है। वी की वर्ब है वी विल रियलाइज, लोअर सेल्फ की वर्ब है इज। अब देखो ये व्हेन से बना हुआ है यानी कंडीशनल है, व्हेन दिस हैपन्स दिस विल हैपन। तो व्हेन के साथ में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है, व्हेन वी सिट एंड व्हेन वी डाइव इनटू। ऊपर सीखा था ना आपने, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। तो कंडीशनल है, वी की वर्ब है सिट और डाइव इनटू। चलो और आगे बढ़े। आवर सेल्फ यूज़ किया है, सेल्फ नहीं आएगा, याद रखना है देम और आवर के साथ में सेल्फ ही लगेगा, सेल्फ नहीं लगेगा। कह रहा है वी फॉलो इट्स इम्पल्सिस लाइक ओबीडिएंट सर्वेंट्स। कह रहा है फिर भी हम फॉलो करते हैं इसकी इम्पल्सिस को। इम्पल्सिस का मतलब होता है मूड या विम्स। और कैसे फॉलो करते हैं? ओबीडिएंट सर्वेंट्स की तरह, आज्ञाकारी नौकरों की तरह। तो नौकर बने हुए हम इसके, और कुछ भी नहीं है। चलो वी की वर्ब है फॉलो, इम्पल्स का मतलब आपने देख लिया, मूड या विम्स, इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं। कह रहा है बट विद इन ईच वन ऑफ अस इज अ हायर सेल्फ। कह रहा है लेकिन हमारे हर एक के अंदर एक हायर सेल्फ भी है। अब ये कौन सा है? डैश लगा के बता रहा है, द ट्रू सेल्फ दैट द गीता रिफर्स टू द आत्मन। ये वो सच्चा सेल्फ है, ये वो हमारी सच्चा रूप है जिसको गीता रिफर टू करती है, इशारा करती है आत्मा के तौर पे, या आत्मन। आत्मन को ही आत्मा बोल देते हैं हम, आत्मन के तौर पे। आगे बात समझ में। हायर सेल्फ की वर्ब है इज, इन्वर्जन इसलिए हुआ है क्योंकि बट कंजंक्शन के बाद इसने प्रेपोजिशन लगा दी सीधे सीधे। आप ऐसा भी लिख सकते थे, बट अ हायर सेल्फ इज विद इन ईच वन ऑफ अस, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब ये हायर सेल्फ के लिए पूरा क्लोज लगाया गया है, ये वो ट्रू है जिसको गीता रिफर करती है। गीता की वर्ब है रिफर्स टू। रिलीजियस बुक्स के आगे हमेशा द लगाएं, किसी भी रिलीजन की हो, चाहे गीता है, चाहे रामायण, महाभारत, कुरान, तोरा, कोई भी बुक के आगे, बाइबल हो, उनके आगे आपको द लगाना है। रिफर टू करने का मतलब होता है इशारा करना, इसको एल्यूड टू भी बोलते हैं, लेकिन हिंट के साथ में कभी भी टू ना लगाएं, हिंट के साथ में एट आता है, ठीक है। रिफर हिंट के साथ में एट, एल्यूड और रिफर के साथ में टू, तीनों का मतलब एक ही है। कह रहा है ईच वन ऑफ अस इज द आत्मन। कह रहा है हम में से एक, हर एक आदमी आत्मा है, आत्मन है, मतलब ये अच्छा वाला फॉर्म है। द इनडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल सेल्फ, द सेल्फ ऑफ अटर ट्रूथ एंड ब्लिस दैट वी कॉल सत्य चित आनंदा। अब ये आत्मन के बारे में और भी चीज़ें इसने लिखी हुई है। कह रहा है ये आत्मन एक तो नश्वर नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और ये इटर्नल सेल्फ है। इटर्नल का मतलब है हमेशा रहने वाला है। कहते हैं ना आत्मा तो सदा रहती है, आत्मा कभी भी नाशवान नहीं है, परपेचुअल होती है, इटर्नल होती है। और ये जो सेल्फ है ना, ये एक अटर ट्रूथ वाला है। अटर का मतलब है कंप्लीट या फिनिश, है ना, टोटल ट्रूथ वाला। और ये एक ब्लिस भी है, ये एक परमानंद भी है, जिस परमानंद का नाम है सत्य चित आनंदा। आ रही बात समझ में? ये सारे वर्ड्स आप कर चुके हो। इनडिस्ट्रक्टिबल जिसको हराया ना जा सके, डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। इटर्नल मतलब जो हमेशा चलता रहे। अटर का मतलब है कंप्लीट, तो ये कंप्लीट ट्रूथ है। ब्लिस का मतलब है परमानंद, यानी कि इसको क्या क्या बोलते हैं? एक्सटेसी बोलते हैं। और इसका एक और वर्ड है ना आपके पास, यूफोरिया, है ना, यूफोरिया। ब्रिस राप्चर भी है, एक्सल्टेशन भी है, इलेशन भी है, सब ब्लिस के सिनोनिम है। चलो सिंपल सेंटेंसेज है। वन की वर्ब है इज, अच्छा वी की वर्ब है कॉल। अब आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे, इसको कैसे बाहर निकाला जाए, है ना, इसके बारे में बताएगा। कह रहा है देर
देयर हैव बिन, देयर आर एंड देयर विल कंटिन्यू टू बी अमंगस्ट अस रियलाइज्ड सोल्स। कह रहा है वहाँ पे रही हैं, हैव बिन, और वहाँ पे अभी भी हैं, और वहाँ पे हमेशा रहने वाली हैं, कंटिन्यू टू भी करेंगी हमारे ही बीच कई सारी ऐसी सोल्स, आत्माएं जो है रियलाइज्ड। अब ये रियलाइज्ड कौन सी हैं? जिन्होंने सब चीज़ों को रियल बना दिया है। एक्चुअल में ये वो लोग हैं जिनको मोक्ष मिल गया है, या मोक्ष का सपना नहीं देख रहे हैं, ये मटेरियलाइज कर चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं। समझ आ रही बात? तो ऐसी सोल्स हमारे बीच में थी भी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। अब ये वो सोल्स हैं जो कि ही हु विल ऑलवेज शो अस द वे फॉरवर्ड, जो हमेशा हमें शो करेंगी, रास्ता करेंगी, दिखाएंगी, वे दिखाएंगी आगे का, फॉरवर्ड का, और जिसको बोलते हैं द वे गॉडवर्ड। ये वही रास्ता है जो गॉड की तरफ भी जाता है। अरे बात समझ में? गॉडवर्ड मतलब टुवर्ड्स द गॉड। हु की वर्ब है विल ऑलवेज शो, हु आया है सोल्स के लिए। अच्छा, सोल्स का सब्जेक्ट है, सोल्स की वर्ब है विल, कंटिन्यू, हैव बिन और आर। सोल्स को वर्ब्स के बाद में क्यों लिखा गया है? क्योंकि देर से क्लोज शुरू हुआ है, देर से शुरू होने वाले क्लोज में वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। गॉड वर्ड कैसे बना है? जब आगे की तरफ जाते हो तो फॉरवर्ड, जब पीछे की तरफ आते हो तो बैकवर्ड, जब भगवान की तरफ जाते हो तो गॉड वर्ड। तो ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, बस इसने बना दिया अपनी मन मर्जी से इस वर्ड को इन्होंने कॉइन किया है। ठीक है, चलो। दीज आर द पीपल हु हैव रियलाइज्ड देयर वननेस विद द सुप्रीम सेल्फ। कह रहे ये वही लोग हैं, अब जिनकी बात हो रही थी ऊपर, ये वही लोग हैं जिन्होंने रियलाइज कर लिया है। हु हैव रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एक तो एहसास करना, और दूसरा किसी चीज़ को रियल बनाना, साकार बनाना। तो जिन्होंने साकार बना दिया है अपनी वननेस को, वननेस मतलब वन होने की क्वालिटी, इसको यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एकता को। और ये वननेस किसके साथ में है? सुप्रीम सेल्फ के साथ में है, परमात्मा के साथ में है, गॉड के साथ में है। तो ये वही लोग हैं जो गॉड के साथ में वन हो चुके हैं, यूनाइटेड हो चुके हैं। दिस की वर्ब है आर, हु की वर्ब है हैव रियलाइज्ड। वननेस का मतलब है यूनिटी, हार्मनी। कह रहे दिस इज व्हाट वी आर इन रियलिटी, द हाईएस्ट सेल्फ विच इज अ स्पार्क ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। कह रहे यही वो चीज़ है जो हम हैं, दिस इज व्हाट वी आर। और किसमें? इन रियलिटी, हकीकत में, जो है हमारा हाईएस्ट सेल्फ, हमारी सबसे अच्छी फॉर्म, सबसे ऊपर की फॉर्म, और जो कि एक स्पार्क है, एक चिंगारी है, या एक रोशनी है हमारे सुप्रीम सेल्फ की, हमारे सबसे अच्छे रूप की। ठीक है, तो सबसे अच्छे रूप की स्पार्क, यानी कि समझिए ना, चकाचौंध है, हमारे सबसे अच्छे रूप की चकाचौंध है ये वाला हायर सेल्फ। चलो, दिस की वर्ब है इज, वी की वर्ब है आर, विच की वर्ब है इज। स्पार्क का मतलब है चिंगारी, फ्लिकर, ग्लीम, फ्लैश, है ना, स्पार्कल। चलिए, आर्टिकल यहीं छोटा सा था, पूरा हो गया। कोशिश हमने की कि जितना हो सके इसमें से ग्रामर और वोकैब को हमने निकाला। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग आपका अलग तरीके से काम करेगा। अब जो आपने पढ़ा है ना, उसी के ऊपर कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी चीज़ वो रास्ते को लीड करती है, वो रास्ता हमें दिखाती है, जो है रियलाइज करने का, समझने का, एहसास में आने का, ट्रिवियल नेचर को, ट्रिवियल का मतलब है छोटा मोटा, छोटे मोटे नेचर को हमारे लोअर सेल्फ के। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने पे हमें अपने लोअर सेल्फ के छोटे नेचर के बारे में पता लगता है कि ये तो स्पेक ऑफ ए स्पेक ऑफ ए स्पेक ऑफ ए स्पेक है। तो वो चीज़ आर्टिकल में आपको बताई गई है, वहाँ से निकालो। सेल्फलेस सर्विस है, हमारी मौत है, मेडिटेशन है, या पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, जिनको ना पता हो, तीर्थ यात्रा। तो मेरे ख्याल से सभी कर लेंगे, पूरे मन से आपने आर्टिकल देखा है तो आंसर आपको पता है। सेकंड में आपसे पूछा है, व्हाट इज सत चित आनंदा एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। सत चित आनंदा जैसा डिस्क्राइब किया गया पैसेज में वो क्या है? वो रिसेंटमेंट है, एक्सटेसी है, भगवत गीता का दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है, या रियलाइज्ड सोल हैं, मोक्ष पाए हुए लोग हैं जो हमें आगे लीड करते हैं। तो देखो, इन तीनों चारों वर्ड्स के मीनिंग निकालोगे तो आपको अभी पता लग जाएगा सत चित आनंद का मीनिंग क्या होता है ना। देख लेना, मीनिंग आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे बड़ा इजीली। ये सारों के मीनिंग आपको करवा चुका हूँ। थर्ड फोर्थ में 2 एरर्स हैं, पहले कोशिश आप खुद से करो, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूं। चलो, फर्स्ट आपको मिलेगा यहां पे कहीं एरर, और सेकंड मिलेगी आपको यहां पे, है ना, इसके आसपास। दोनों एरर्स को ढूंढने की कोशिश करना, हिंट्स भी दे दी हैं। 5वें में सिनोनिम पूछा रैनकर का मीनिंग निकालो और उसका सिनोनिम बताना है। तीनों में से एक वर्ड उसका सिनोनिम है। 6वें पूछा, जब डेविएट होते हैं अपने पाथ से तो उस एडवर्ब को क्या बोलते हैं वन वर्ड के अंदर, है ना। पार्ट से भटकने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वन वर्ड। बहुत ईजी क्विज है। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मैं सबके कम से कम 5 मार्क्स जो हैं, 5 मार्क्स आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं, पिंड कमेंट में, नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं, वहाँ से जाके अपने आंसर से मेरे आंसर्स को मैच कर लेना। चलिए, एसएससी वाली वीडियो बस टाइम नहीं मिल रहा, आज कल मैं बना दूंगा, चिंता मत करो, एक आधे दिन की बात है।
पूरा पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से कोर्सेज़ को भी अपडेट कर रहे हैं एसएससी बैंकिंग और राइटिंग वाले को। कोर्सेज़ को जाकर के आप ऐप पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तीनों कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आज अपने 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है 12 महीने की जगह, तो 3 महीने की एडिशनल वैलिडिटी का फ़ायदा ले सकते हैं अगर आज रात 12 बजे तक आप कोर्सेज़ को एनरोल करते हैं। तो कोई भी क्वेरी है तो ये लिंक है, नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज ही क्या करो, अभी फ़ोन उठाने के लिए टीम बहुत छोटी है, सबके फ़ोन हम नहीं उठा पा रहे। चलिए, अंटिल देन साइनिंग।